हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंट की बात करने वाले हैं। और अभी तक हम लोगों ने नया जो टॉपिक की बात करते हैं, जो टॉपिक चल रहा है हम लोगों का, वो है अंशों का मूल्यांकन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यूएशन ऑफ शेयर बोलते हैं। वो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है। उसमें हम लोग अगर बात करते हैं तो हम लोगों ने उसके 3 मेथड होते हैं। एक होता है शुद्ध संपत्ति विधि, एक होता है आय विधि और एक होता है उचित मूल्य विधि। उचित मूल्य विधि या फिर उचित औसत मूल्य विधि। तो आय विधि में हम लोगों ने पिछली क्लास में, अगर हम लोग बात करते हैं तो पिछली क्लास में हम लोगों ने आय मूल्यांकन विधि पर बात की थी, जिसे हम लोग यील्ड मेथड या इनकम मेथड बोलते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें बात की थी कि इस विधि को 2 भागों में बांटते हैं, लाभांश आय आधार बांटते हैं और एक बांटते हैं अर्जित आय आधार पर। लाभांश आय आधार पर कौन से फॉर्मूलाज का यूज हम लोग करते हैं, तो उस पर मैंने बात की हुई थी कि लाभांश की दर निकालते हैं, उसके बाद अंश का मूल्य निकालते हैं। फिर हम लोगों ने एक क्वेश्चन को भी किया था और आप लोगों को करके वहां पर दिखाया था। उसके बाद हम लोगों ने अर्जित आय आधार की बात की थी कि अर्जित आय आधार क्या होता है, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो उसकी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन भी कराए हुए थे। उसके बाद अर्जित आय आधार की दर कैसे निकालते हैं, तो अर्जित आय आधार की जो दर निकालते हैं तो अर्जित आय मल्टीप्लाई हम लोग 100 करते हैं और उसके बाद लिखते हैं नियोजित पूंजी। अब इसमें एक नई चीज आई थी नियोजित पूंजी के बारे में। नियोजित पूंजी पर हम लोगों ने बात की, तो नियोजित पूंजी क्या होती है उस पर मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग पिछली क्लास को जरूर देख लीजिए। उसके बाद मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन भी कराया था और क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छी तरीके से करने के बाद हम लोगों ने यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। और मैंने आप लोगों से कहा था कि अब हम लोग कौन सा मेथड पढ़ने वाले हैं, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फेयर वैल्यू मेथड। अब फेयर वैल्यू मेथड को अगर हम लोग हिंदी की बात करते हैं तो फेयर वैल्यू मेथड को बोलते हैं उचित मूल्य विधि या फिर औसत मूल्य विधि या औसत मूल्यांकन विधि। इसे इंग्लिश में बात करते हैं तो डबल या फिर फेयर वैल्यू मेथड इसे बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले इसके अर्थ की बात हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो भी चीज़ों को पढ़ा हुआ है सबसे पहले हमने उनके अर्थ पर बात की हुई है, तो उनके अर्थ की बात हम लोग सबसे पहले करने वाले हैं। तो अर्थ में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि आंतरिक मूल्य विधि, 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 जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड तथा आय विधि, तथा आय विधि, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं यील्ड मेथड। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं हम लोग यील्ड मेथड बोलते हैं, यील्ड मेथड के द्वारा ज्ञात मूल्यों का गणितीय माध्य उचित मूल्य कहलाता है। उचित मूल्य कहलाता है। इस विधि में आंतरिक मूल्य विधि तथा आय विधि द्वारा ज्ञात दोनों मूल्यों को जोड़कर दोनों मूल्यों को जोड़कर और दो से भाग देकर
भाग देकर उचित मूल्य ज्ञात किया जाता है। उचित मूल्य ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अब तो समझो कि सबसे पहले हम लोगों ने इसके अर्थ को जानेंगे। अर्थ में क्या लिखा हुआ है कि आंतरिक मूल्य विधि, जिसे हम लोग बोलते हैं शुद्ध संपत्ति विधि, जिसे क्या बोलते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने जो विधि सीखी हुई थी उसे बोलते हैं शुद्ध संपत्ति विधि, इसे बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, तथा आय विधि जो हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखी थी यील्ड मेथड या इनकम मेथड के द्वारा ज्ञात मूल्यों का गणितीय माध्य उचित मूल्य कहलाता है। इस विधि में आंतरिक मूल्य विधि तथा आय विधि द्वारा ज्ञात दोनों मूल्यों को जोड़कर और 2 से भाग देकर उचित मूल्य ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले आप लोग हमें ये बताइए कि मैंने आप लोगों को 3 मेथड बताए हुए हैं। तो एक है हम लोगों का शुद्ध संपत्ति, एक है हम लोगों का शुद्ध संपत्ति विधि, ठीक है। एक है हम लोगों का, दूसरी थी हम लोगों की आय विधि, ठीक है। और तीसरी हम लोगों की थी उचित मूल्य विधि। तो ये 3 विधियां थी हम लोगों को, ठीक है। हम लोगों ने जब शुद्ध संपत्ति विधि सीखी है तो हम लोगों ने मान लो कि इसमें शेयर की वैल्यू आई है 20 रुपये, ठीक है। इसमें शेयर की वैल्यू कितने रुपए आई है, निकल के 20 रुपये आई है। और इसमें मान लो कि आय विधि में जो निकल के आई है वो निकल के आई है 30 रुपये। शुद्ध संपत्ति विधि में शेयर की वैल्यू कितनी निकल के आई है 20 रुपये की, और आय विधि में निकल के आई हुई है 30 रुपये की। अब हम लोगों से पूछा गया है कि उचित मूल्य विधि में क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि शुद्ध संपत्ति विधि, जैसे हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड बोलते हैं, तो इसको लिखेंगे। और इनकम मेथड को लिखेंगे, इनकम मेथड की जो शेयर की वैल्यू है वो लिखेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद कितने प्राप्त होंगे हमें 50। और 50 को हम लोग कितने संख्या से भाग देंगे, 2 से भाग दे देंगे। इसी को तो माध्य बोलते हैं। अब 2 से भाग दे देंगे तो इसका जो मूल्य आएगा निकल के, तो वो कितना आ जाएगा, 25 रुपये निकल के आ जाएगा। और यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस विधि में आंतरिक मूल्य विधि तथा आय विधि, आंतरिक मूल्य विधि जिसे शुद्ध संपत्ति विधि बोलते हैं और आय विधि तो इनकम मेथड बोलते हैं, इन दोनों के मूल्यों को जोड़कर और 2 से भाग देकर उचित मूल्य ज्ञात किया जाता है। तो उचित मूल्य विधि जो है इस प्रकार से हम लोग निकालने वाले हैं। तो इसमें आप लोगों को अच्छी तरीके से की बातें समझ में आ गई होंगी कि हम लोगों ने उचित मूल्य विधि होती क्या है। अब हम लोग एक सवाल की बात करेंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि तीनों विधियां जो हैं वो साथ में आ जाएंगी। एक सवाल में सारी की सारी विधियां आ जाएंगी और आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और आज हम लोगों का ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए लिमिटेड के निम्नलिखित विवरण से अंशों का उचित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब उचित मूल्य तभी निकाल पाएंगे जब हम लोगों को ये दोनों मेथड आते होंगे, शुद्ध संपत्ति विधि और आय विधि, तभी हम लोग इनके मूल्य निकाल पाएंगे और तभी उचित मूल्य निकल के आ पाएगा। लेकिन उसके पहले विवरण देख लेते हैं कि विवरण में क्या क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले लिखा हुआ है पर्टिकुलर, और पर्टिकुलर के बाद लिखा हुआ है अमाउंट। मतलब एक बैलेंस शीट बनी हुई है, जो बैलेंस शीट अब न्यू फॉर्मेट में होती है। फर्स्ट में लिखा हुआ है इक्विटी एंड लायबिलिटी। फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा हुआ है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। और इसमें लिखा हुआ है शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर्स फंड के अंतर्गत क्या आता है, तो उसकी बात अगर हम लोग करते हैं तो उसमें आता है, सबसे पहले आता है शेयर।
कैपिटल। और शेयर कैपिटल जो है वो है 10,000 शेयर हैं और वो कितने रुपए वाले हैं, ऑफ ₹10 ईच। तो वो कितने रुपए के हो गए, तो वो हो गए 1 लाख रुपए के हो गए। ठीक है, 10 रुपए के है ना, 10,000 शेयर हैं और 10 रुपए के हैं तो 1 लाख के हैं। उसके बाद ये तो हो गई ए नंबर की बात। अगर हम लोग बी नंबर की बात करते हैं तो वहां लिखा हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस में क्या लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है रिजर्व लिखा हुआ है। अब रिजर्व कितना लिखा हुआ है, तो वो लिखा हुआ है 5,000 रुपये। उसके बाद 1 नंबर के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 2 नंबर, और 2 नंबर में क्या लिखा हुआ है, करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी में सबसे पहले लिखे हुए हैं क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स कितने रुपए के हैं, तो वो हैं क्रेडिटर्स 20,000 रुपए के क्रेडिटर्स हैं। अगर हम लोग टोटल की बात करते हैं तो ये टोटल कितना हो जाएगा, तो ये टोटल जो हो जाएगा 1,25,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये तो हो गई हम लोगों का एक पक्ष। अगर हम लोग दूसरे पक्ष की बात करते हैं तो दूसरा जो पक्ष होता है तो उसे बोलते हैं एसेट्स पक्ष। और एसेट्स पक्ष की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है 1 नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो लिखा हुआ है वो है हम लोगों का नॉन करेंट एसेट्स। और नॉन करेंट एसेट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो नॉन करेंट एसेट्स में सबसे पहले लिखा हुआ है फिक्स एसेट्स। और फिक्स एसेट्स की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं अगर हम लोग बात करते हैं तो पहली फिक्स एसेट्स में क्या है, तो पहले में है हम लोगों का बिल्डिंग। और बिल्डिंग में अगर दिया गया है तो कितना रुपए दिया गया है, 40,000 रुपये दिया गया है। उसके बाद है मशीन, और मशीन में कितना दिया गया है, तो मशीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो दी गई है 40,000 रुपये। अब ये तो हो गई हम लोगों की नॉन करेंट एसेट्स। अगर हम लोग करेंट एसेट्स की बात करते हैं तो करेंट एसेट्स में क्या क्या लिखा हुआ है उनकी बात हम लोग करते हैं। तो करेंट एसेट्स में मात्र एक आइटम लिखा हुआ है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो लिखा हुआ है तो वो लिखे हुए हैं। तो वो कितने रुपए के लिखे हुए हैं, प्रारंभिक व्यय जिन्हें हम लोग बोलते हैं तो वो कितने लिखे हुए हैं, 1,000 के लिखे हुए हैं। और क्या लिखा हुआ है, तो करंट एसेट्स में अगर हम लोग बात करते हैं तो करंट एसेट्स में और भी जो है करंट एसेट्स तो है वो हम लोगों की 44,000 रुपये की है, और प्रारंभिक व्यय जो है वो अलग दिए हैं 1,000 रुपये के। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का कुल। अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हो गया 1,25,000 रुपये, इसका भी टोटल हो गया। मतलब 1,25 ये भी है और 1,25 एसेट्स का भी हम लोगों का हो जाएगा। तो ये तो है हम लोगों का अभी सवाल, लेकिन सवाल अभी पूरा नहीं हुआ है। सवाल को हम लोगों को भी और लिखना है, तो हम लोग लिख लेते हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इसमें देखो सबसे पहले हम लोगों ने बात की हुई है ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ कि ए लिमिटेड के निम्नलिखित विवरणों से अंश का उचित मूल्य ज्ञात करना है। उसमें सबसे पहले हम लोगों के पास एक बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में कुछ चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, एक साइड में लायबिलिटी है और दूसरी साइड में एसेट्स है। हम लोगों की बैलेंस शीट के बाद हम लोगों की कुछ समायोजनें हैं, उनको लिखना हुआ है कि भवन और मशीन का जो नया मूल्य है वो 40,500 है और मशीन का मूल्य है 37,000। गत वर्ष के लाभ कर काटने के बाद क्रमशः 10,000, 12,000 और 20,000 हैं। करारोपण पर ध्यान ना दीजिए। अपेक्षित औसत आय नियोजित पूंजी पर जो है वो 12% प्रति वर्ष मानी जा सकती है। तो यहाँ तक तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब हम लोग सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों को देखो उचित मूल्य हम लोगों का तभी आ पाएगा जब हम लोगों को शुद्ध संपत्ति मूल्य पता होगा, इसे इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड हम लोग बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। अगर हम लोग ए नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड।
अब इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड कैसे निकालते हैं, उसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि हम लोग उसमें से क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहले नेट एसेट्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम लोग? नेट एसेट्स निकालते हैं। अब नेट एसेट्स कहते आती हैं तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि टोटल एसेट्स में से हम लोग क्या घटाते हैं, तो हम लोग घटाते हैं टोटल लायबिलिटी को, हम लोग घटाते हैं, उसको हम लोग माइनस करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? टोटल एसेट्स करेंगे। अब टोटल एसेट्स हम लोगों के पास कहाँ पर हैं, उनकी हम लोग बात करते हैं। तो टोटल एसेट्स हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि टोटल एसेट्स हम लोगों की क्या क्या हैं। टोटल एसेट्स में हम लोग देखते हैं बैलेंस शीट में हम लोग क्या क्या है मेरे पास। बैलेंस शीट की बात अगर हम लोग करते हैं तो एसेट्स का जो कॉलम है वो हम लोगों का यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो बिल्डिंग जो लिखी हुई है, तो बिल्डिंग के न्यू रेट जो लिखे हुए हैं, भवन के जो नए रेट हैं वो हैं 40,500। तो भवन को हम लोग लिख देंगे। सबसे पहले हम लोगों के पास एसेट्स में क्या मिला, तो हम लोगों को सबसे पहले मिल गया बिल्डिंग, और बिल्डिंग के जो न्यू रेट है वो नए रेट लिखे जाएंगे 40,500। ठीक है। उसके बाद मशीन है, और मशीन के रेट कितने हैं, तो मशीन के रेट हम लोगों को नए लिखने होंगे। पुराने तो हम लोगों के 40 हैं, लेकिन नए मूल्य कितने हैं, तो नए मूल्य जो है वो है हम लोगों के 37,000 हैं। 37,000 हो गए। उसके बाद और हम लोगों के पास क्या है, तो और हम लोगों के पास देखते हैं हम लोगों के पास क्या क्या है एसेट्स में। तो देखो, बिल्डिंग हम लोगों ने लिख लिया है, मशीन लिख लिया है, करंट एसेट्स हम लोगों को लिखना है, और प्रारंभिक व्यय हम लोग नहीं लिखते हैं। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि कृत्रिम संपत्तियों को नहीं लिखते हैं। करंट एसेट्स हम लोगों की कितनी है, तो वो है हम लोगों की करंट एसेट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो करंट एसेट्स कितनी है, तो वो है हम लोगों की 44,000 हैं। अगर हम लोग इनका टोटल करेंगे तब हम लोगों की टोटल एसेट्स हमें मिल जाएंगी, और टोटल एसेट्स का अगर हम लोग टोटल करते हैं तो है 1,21,500 इनका टोटल हो जाएगा। तो हम लोगों ने, अगर हम लोग लिखते हैं कि टोटल एसेट्स का, अगर हम लोग नेट एसेट्स निकालने के लिए, अगर हम लोग नेट एसेट्स अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो हम लोगों को टोटल एसेट्स में कितनी लिखनी पड़ेंगी, तो टोटल एसेट्स में आप लोगों की है 1,21,500 माइनस करेंगे, और टोटल लायबिलिटी में मात्र एक ही लायबिलिटी है। लायबिलिटी देखो यहाँ पे लिखी हुई है, और लायबिलिटी में मात्र एक रकम जो है वो है 20,000 रुपये की। तो इसको हम लोग लायबिलिटी में लिख देंगे, और टोटल लायबिलिटी हम लोगों की कितनी है, तो वो है 20,000 रुपये की लायबिलिटी दिखी हम लोगों को। तो नेट एसेट्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो वो कितनी निकल के आई है, तो वो निकल के आई है 1,01,500 हम लोगों की निकल के आ गई। इंट्रिंसिक वैल्यू में सबसे पहले हम लोग नेट एसेट्स निकालते हैं। अब नेट एसेट्स के बाद हम लोग निकालेंगे वैल्यू 1 पर शेयर। वैल्यू अगर हम लोग इस मेथड से वैल्यू निकालते हैं शेयर की, एक शेयर की वैल्यू निकालते हैं, तो हम लोग क्या लिखते हैं, नेट एसेट्स, हम लोग क्या लिखते हैं, नेट एसेट्स, और डिवाइड कर देते हैं हम लोग किससे, नंबर ऑफ शेयर से हम लोग क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ शेयर से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से करने वाले हैं। नेट एसेट्स की वैल्यू है वो निकल के आई है आप लोगों की 1,01,500 और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से। और नंबर ऑफ शेयर कहाँ पर लिखे हुए हैं, तो ये यहाँ पर लिखे हुए हैं नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर जो थे वो कितने थे हम लोगों के, तो वो जो थे शेयर, तो वो थे हम लोगों के 20,000 शेयर थे। अगर हम लोग इसको अगर हम लोग भाग देते हैं, सॉरी 20,000 नहीं, हम लोगों के 10,000 शेयर थे। ठीक से, तो हम लोगों के कितने शेयर थे, तो हम लोगों के 10,000 शेयर थे, वो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया हुआ है। अगर हम लोग इनको भाग देते हैं तो इसका जो आंसर निकल के आएगा तो आएगा 10.15। हम लोगों को बस दशमलव लगाना है। तो अगर हम लोग एक शेयर की बात करते हैं तो वैल्यू 1 पर शेयर, एक शेयर की वैल्यू कितनी निकल के आई है, तो 10 रुपये 15 पैसे निकल के आई है। और कौन से मेथड से निकल के आई है, इंट्रिंसिक मेथड से निकल के आई है। अब उसके बाद हम लोगों को इनकम मेथड की बात करनी है। तो दूसरा जो मेथड होता है उसे बोलते हैं हम लोग, अगर हम लोग बात करते हैं बी पार्ट की, तो इसे बोलते हैं इनकम मेथड। अब इनकम मेथड कैसे निकालेंगे और इनकम मेथड से कैसे सवाल करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को चाहिए इनकम। और इनकम कैसे निकलेगी, तो टोटल प्रॉफिट करेंगे, टोटल प्रॉफिट।
क्योंकि हम लोगों को बैलेंस शीट में प्रॉफिट नहीं दिया है। बैलेंस शीट में हम लोगों को रिजर्व तो दिया है लेकिन सरप्लस नहीं दिया है। तो हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, तो हम लोग निकालेंगे जो हम लोगों को नीचे दिए गए हैं प्रॉफिट, उनसे हम लोग निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो लिखा हुआ है, देखो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर कि लाभ जो है वो दिए गए हैं 10,000, 12,000 और 20,000। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट आएगा कैसे हम लोगों का, तो हम लोग करेंगे टोटल प्रॉफिट, और टोटल प्रॉफिट में हम लोग भाग दे देंगे, तो किसका भाग दे देंगे, नंबर ऑफ ईयर का हम लोग भाग दे देंगे। सबसे पहले हम लोग टोटल करते हैं, तो टोटल प्रॉफिट कितना है, तो एक है प्रॉफिट 10,000, दूसरा जो प्रॉफिट है वो है हम लोगों का 12,000, और तीसरा जो प्रॉफिट है वो है हम लोगों का 20,000। अगर हम लोग बात करते हैं टोटल प्रॉफिट की, तो इनका हम लोग टोटल करेंगे तो ये 2 आएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे 4। तो इनका जो टोटल आएगा निकल के, तो वो आ गया 42,000 रुपये। और नंबर ऑफ ईयर की बात करते हैं तो ये 3 साल के प्रॉफिट हम लोगों को दिए गए हैं। तो अगर हम लोग इनके भाग देते हैं तो ये आ जाएंगे हम लोगों के 14,000 रुपये निकल के आ जाएंगे। और वो किसके निकल के आ जाएंगे, तो वो एवरेज प्रॉफिट के निकल के आ जाएंगे। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो ये तो हम लोगों का हो गया एवरेज प्रॉफिट हो गया, लेकिन हम लोग रेट ऑफ अर्निंग की बात करते हैं। तो रेट ऑफ अर्निंग जो हमने कमाया है उसका रेट निकालते हैं। तो अर्निंग की बात करते हैं, प्रॉफिट अर्न मल्टीप्लाई 100 करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे, तो डिवाइड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड से हम लोग डिवाइड करने वाले हैं। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकल के आएगी, तो वो भी उसका यही आंसर होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी नेट एसेट्स भी बोलते हैं, और उसी को हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। तो ये कितना है, 1,01,500। ये याद रखिएगा। प्रॉफिट कितना है, सबसे पहले प्रॉफिट हम लोगों ने कितना कमाया है, तो वो है हम लोगों का 14,000 रुपये। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 1,01,500। अगर हम लोग इनको जो देखते हैं तो इसका जो निकल के आएगी अर्निंग 13.79% निकल के आ जाएगी। लेकिन ये रेट ऑफ अर्निंग है कि नंबर ऑफ शेयर की वैल्यू नहीं है, तो शेयर की वैल्यू अब निकल के आएगी। और शेयर की वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग कैसे प्रकार से निकालेंगे, वैल्यू ऑफ शेयर की बात अगर हम लोग करते हैं, वैल्यू ऑफ शेयर, और वैल्यू ऑफ शेयर की अगर हम लोग बात करते हैं तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अर्निंग हम लोगों ने कितने परसेंट है, 13.79%। शेयर की वैल्यू कितनी है, तो 10 रुपये की वैल्यू है। और हम लोगों ने कैपिटल एम्प्लॉयड की बात अगर हम लोग करते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, तो वो है, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं, हम लोगों का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखना है हम लोगों को। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 12% है। तो अगर हम लोग इससे अगर हम लोग भाग देते हैं, 12 से भाग देते हैं, तो इसका जो निकल के आंसर आएगा उसको आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा। तो इसका जो निकल के आएगा तो वो निकल के आएगा 11.49 पर शेयर। कितना निकल के आएगा, 11.49 पर शेयर निकल के आ जाएगा। देखो इसमें कितना निकल के आएगा, तो इसमें निकल के आया था 10 रुपये 15 पैसे निकल के आया था। उसके बाद इनकम मेथड में कितना निकल के आया था, तो इनकम मेथड में 11 रुपये 49 पैसे निकल के आया है। अब हम लोग सबसे लास्ट जो हमसे लोगों से पूछा गया है, और सी पार्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, और सी पार्ट में हम लोगों से पूछा गया है फेयर वैल्यू मेथड, और फेयर वैल्यू मेथड पूछा गया है तो उसकी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हमने बताया था कि इसमें अगर हम लोग लगाते हैं तो इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस में इनकम वैल्यू, और डिवाइड कर देते हैं हम लोग किससे, 2 से डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो इंट्रिंसिक वैल्यू शेयर की कितनी आई थी, तो आप लोग कहेंगे 10 रुपये 15 पैसे आई थी। प्लस करेंगे हम लोग इनकम वैल्यू में कितनी आई थी, तो वो आई थी 11 रुपये 49 पैसे आई थी। इनका हम लोग जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम लोग इनको जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये निकल के आएगी 10 रुपये 82 पैसे पर शेयर निकल के आएगी। तो ये हो गए हम लोगों के
तीनों के तीनों मेथड हम लोगों के अच्छी तरीके से मैंने आप लोगों को और आराम से और अच्छी तरीके से पूरी की पूरी बातें समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले हम लोगों ने निकाला इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड में जो पर शेयर होता है उसको निकाला। उसके बाद इनकम मेथड में जो शेयर की वैल्यू आती है तो वो निकाली हम लोगों ने, और उसके बाद उन दोनों का हमने टोटल कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। ये औसत भी बोल सकते हैं इसको, औसत मूल्य भी बोल सकते हैं। शेयर का औसत मूल्य कैसे निकालते हैं, तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो मैंने आज आप लोगों को कॉर्पोरेट अकाउंट में वैल्यू ऑफ शेयर आप लोगों का पूरा टॉपिक करा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक में जब हम लोग मिलेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक में अगले टॉपिक के साथ आप लोगों के पास मिलने वाले हैं। कॉर्पोरेट अकाउंट में आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अब हो चुकी हैं, और भी जो चीज़ें हैं जैसे कंपनी है, कंपनी कौन कौन से विवरण जारी कर सकती है, कंपनी के बेसिक डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, तो कंपनी के बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। ज़्यादातर टॉपिक आप लोगों के हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो मैंने कॉर्पोरेट अकाउंट करके प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही आगे वीडियो बनाता रहूँगा और आप लोगों के लिए आगे लाता रहूँगा। आप लोगों को एग्जाम को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए अगली क्लास में इनकम फ्रॉम बिजनेस की बात की MCQ हम लोग करने वाले हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस की। तो उसकी जो क्लास है वो आप लोगों को जल्द ही मिलने वाली है। अगर आप लोगों को चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को कोई भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।